और देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था। नमस्कार दोस्तों, अभी आप अपने स्क्रीन पर जो थोड़ी देर पहले आपने वीडियो सुनी, ये एक्चुअल में बिहार की सीएम नीतीश कुमार जी की वीडियो थी। और नीतीश कुमार जी का चेहरा आपसे परिचित ही होगा, तो बिहार के सीएम, पिछले कई बरसों से वो बिहार के सीएम हैं। और उनके बारे में एक चीज़ बहुत खास कही जाती है कि उनकी सरकार भले ही मेजॉरिटी में आए या नहीं आए, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने सीएम की कुर्सी को हमेशा इंटैक्ट रखते हैं। इसमें उनकी खास बात भी कही है कि वो जो राजनीतिक समीकरण हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और इसीलिए वो हमेशा सीएम बने रहते हैं। अभी फिलहाल उनकी भूमिका बिहार के सीएम से ज़्यादा बड़ी, बल्कि एक किंग मेकर की भूमिका हो चुकी है, क्योंकि इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से बैठा है कि उनके बिना एनडीए की सरकार बनाना मुश्किल है। और इसीलिए उनकी जो पूरी इंपॉर्टेंस है पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, बेसिकली हमने एक उत्तर प्रदेश की वीडियो की थी जिसमें हमने उत्तर प्रदेश की इश्यूज़ को समझा था काफ़ी डिटेल में, और बीजेपी को क्यों उत्तर प्रदेश में लॉस हुआ इतना बड़ा, वो हमने काफ़ी डिटेल में समझा था। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको देखा भी, काफ़ी सराहा भी। उसी तरीके की ये भी वीडियो होने वाली है जहां पर हम बिहार को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिहार के इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, वहां पर जो ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, वो रीजंस को समझेंगे कि क्यों बिहार आज तक इतना डेवलप्ड नहीं हो पाया, पिछड़े राज्यों में भारत के क्यों आता है, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉलिटिकल एंगल से, पॉलिटिकल एनालिसिस की क्योंकि ये वीडियो है, तो पॉलिटिकल एंगल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज तक कोई सेंट्रल पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, जो कि सेंटर की राजनीति करती है, वो पार्टियां वहां पर क्यों उनका उदय नहीं हो पाया। देखो, इस वाले इलेक्शन में भले सीट जीत ली हो, लेकिन जब भी हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उसका भी उदय कभी बिहार में नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी का भी कभी बिहार में उदय नहीं हो पाया। और वो जो 70s के बाद का जो दौर है, उसके बाद से इन दोनों पार्टीज़ का जो रेलेवेंस है वो भी बिहार में धीरे धीरे कम होता गया। भले ही अब भारतीय जनता पार्टी का उदय धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी उनको वो जातिगत संरचना जो है वो बिहार की, वो अभी भी शायद भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा दूर है। और इसीलिए, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रल पार्टी कभी नहीं हो पाई, इसीलिए लालू प्रसाद यादव, आरजेडी पार्टी के मुखिया, जेडीयू पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार, इन लोगों का जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है ये बिहार की वजह से बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले इश्यूज़ को समझने से पहले, सेंट्रल पार्टीज़ वहाँ पर क्यों खड़ी नहीं हो पाई उनको समझने से पहले, इस बार के इलेक्शंस में कैसी परफॉर्मेंस रही, क्या अलायंसेस रहे, उसको समझ लेते हैं। देखो, बिहार में कुल मिला जुला करके 40 सीटें हैं, और ये 40 सीटें क्योंकि बिहार के पास है, इसलिए बिहार को आप एक बड़ा राज्य मान सकते हो, क्योंकि 40 और 40 से ज़्यादा सीटों वाले राज्यों को बड़ा राज्य कहा जाता है। इसमें महाराष्ट्र एक है, आप बिहार को ले लीजिए, बंगाल को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, बड़े राज्य माने जाते हैं क्योंकि सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ से बहुत सारे सांसद जो है वो पहुँचते हैं संसद में। बिहार से 40 सांसद हर साल पहुँचते हैं संसद में, लेकिन फिर भी बिहार की आज ऐसी स्थिति क्यों है, उसके लिए अगर आप उस चीज़ को समझना चाहते तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। और कोई सेंट्रल पार्टी क्यों खड़ी नहीं हो पाई उसको भी आप समझिएगा। तो इस बार के परफॉर्मेंस 40 सीटों में ऐसी रही कि जेडीयू के पास 12 सीटें आई, बीजेपी के पास भी 12 सीटें आई, उसके बाद एलजेपी, जो कि चिराग पासवान, जिनके फादर रामविलास पासवान बड़े सेंट्रल मिनिस्टर थे, उनकी पार्टी है एलजेपी, रामविलास, उसके पास 5 सीटें आई। उसके बाद सबसे खराब परफॉर्मेंस इसमें रही आरजेडी की। आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जो इस समय एक समय पर बड़े नेता हुआ करते थे बिहार के, उनके पुत्र तेजस्वी यादव इस पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो 4 सीटें आई थी सिर्फ इनके पास। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो टैली है, वो मैंने आपको बताया ना, कोई सेंट्रल पार्टी बहुत प्रमुखता से बिहार के अंदर में खड़ी नहीं हुई है। अभी बीजेपी के पास सीटें आ गई हैं लोकसभा के चुनाव में, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि आप राजनीतिक समीकरण हुआ कि बीजेपी की वहाँ पर 12 सीटें आ गई, लेकिन बीजेपी की भी कोई बहुत स्ट्रांग पोजीशन नहीं है बिहार में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो टैली है वो 2-3 के करीब ही रहती है, तो उन्होंने उतना गेन किया है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सीपीआई
आप देखो कि अगर चुनिंदा बिहार उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां पर सीपीआई ने सीटें जीती हैं। 2 सीटें यहां पर सीपीआई एमएल को यहां पर मिली है और 1 सीट यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक जीते हैं पप्पू यादव और 1 सीट जो है वहां पर जीतन राम मांझी, जो कि एक समय पर बिहार के चीफ मिनिस्टर भी हुआ करते थे, वो उनकी अपनी अलग पार्टी है लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए अलायंस को, तो उन्होंने 1 सीट जीती हुई है। तो अब यहाँ पर इंडिया अलायंस की जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं वो आरजेडी है इंडिया अलायंस के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो है ही, सीपीआई एमएल ये भी इंडिया अलायंस के साथ है। तो ये 3 लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं और उसके साथ में ऊपर के आप देखोगे तो जेडीयू, बीजेपी और रामविलास पासवान जी की पार्टी यानी कि चिराग पासवान जी की पार्टी, इन तीनों ने मिलकर के एनडीए अलायंस को सपोर्ट किया था। और इसमें एक सीट ये भी आप जोड़ लीजिए जो कि इनकी पार्टी जीतन राम मांझी की सीट है, जो जीतन राम मांझी की अपनी पार्टी है वो भी एनडीए अलायंस में साथ में है। तो 1 2 3 4 ये 4 लोग एनडीए अलायंस में हैं और ये 3 लोग जो हैं इन्होंने मिल करके इंडिया अलायंस को समर्थन दिया हुआ था। तो ये बिहार में इनका परफॉर्मेंस है। लेकिन अब आप देखिए तो यहाँ पर अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो 1:3 का रेशियो है। ऑलमोस्ट 30-31 सीटें जो हैं एनडीए अलायंस को मिली और बहुत बुरा परफॉर्मेंस यहाँ पर आरजेडी का रहा, क्योंकि आरजेडी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ रही थी जो सीट शेयरिंग हुई थी। तो आरजेडी को काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, इनको उम्मीदें भी थी कि ये लोग परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ऑलमोस्ट आप लगा लो कि 9 सीटें इंडिया अलायंस को बिहार में मिल पाई हैं। और इस बिहार एकमात्र ऐसा राज्य रहा जिसकी इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एनडीए बहुत आराम से सरकार बना पा रही है, क्योंकि अगर 20-25 सीटें इधर उधर हो गई होती, ये 20 सीटें, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि आरजेडी जो है वो आराम से यहाँ पर 15 से 17 सीटें निकाल लेगी, ऐसा माना जा रहा था। आरजेडी ने ज़्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ा था। तो ये जो आरजेडी की खराब परफॉर्मेंस है उसकी वजह से जो प्लस हुआ है वोट वो जेडीयू को मिला है और उसी वजह से एनडीए जो है बहुत ईजिली अब अपनी गवर्नमेंट बना पा रही है और जेडीयू का भी रेलेवेंस आज के पॉलिटिकल टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा है। अब आते हैं बिहार के इशूज़ को समझने पर। अब अगर आप बिहार के इशूज़ को समझोगे ना तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कट इश्यूज बता देता हूं वहां के। बिहार के अंदर में जबरदस्त कास्ट पॉलिटिक्स है। बिहार के अंदर में डिवीजन जो है पूरे बिहार का वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे तो 4 रीजन थे उत्तर प्रदेश में। एक वेस्ट यूपी था, एक ईस्टर्न यूपी था जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ भी है, एक बीच वाला अवध रीजन था, एक बुंदेलखंड का रीजन था। इस तरीके से 4 डिवीजन थे उत्तर प्रदेश में। उसी तरीके का कुछ डिवीजन बिहार में भी है, लेकिन बिहार में ये डिवीजन ज़्यादा है। और बिहार में सिर्फ एरिया वाइज डिवीजन नहीं है बल्कि भाषाओं का भी बहुत ज़्यादा डिवीजन है। कई लोग जो बिहार को जानते हैं वो समझते हैं कि जो लोग बिहार का जिन्होंने नाम सिर्फ सुना होता है वो समझते हैं कि भोजपुरी मतलब बिहार, बिहार मतलब भोजपुरी, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। बिहार में कई सारी भाषाएं हैं। भोजपुरी के अलावा मैथिली है, मगधी है, कई सारी भाषाएं। अभी आगे आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है बिहार के अंदर में। तो लैंग्वेज का भी ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन है बिहार में। तो एक तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कास्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन, और इन सब को जब आप मिलाते हो तो एक बिहार बनता है और बिहार की उतनी ही कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स बनती है। तो सबसे पहले उसके फिजिकल डिवीजन को समझते हैं और वहीं से जो इश्यूज़ हैं वो शुरू होते हैं। तो एक एक करके मैं क्या करूंगा, आपको एक एक एरिया के डिवीजन को बताते जाऊंगा और उन डिवीजन में क्या इश्यूज़ हैं उनको बताते जाऊंगा। तो ये वीडियो उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर बिहार को हम इधर से शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये जो नदी बहती हुई आ रही है, ये गंडक नदी है। और ये गंडक नदी जो है वो आकर के यहाँ गंगा में मिल रही है। गंगा में वो पटना के थोड़े आगे एक जगह है सोनपुर, जहाँ पर सोनपुर फेमस मेला लगता है बिहार का, वह है। वहाँ पर जाकर के ये गंडक नदी गंगा में मिल जाती है। तो ये गंडक नदी की वजह से ये जो पूरा रीजन है, यानी कि चंपारण, इसमें मैं जोड़ रहा हूँ, यानी कि वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, सीतामढ़ी, ये जो पूरा रीजन है ये थोड़ा डेवलप्ड रीजन है एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ द बिहार। उसके बाद जो नीचे गंडक नदी के नीचे का रीजन है, यानी कि जिसमें गोपालगंज, सिवान, सारण, ये जो रीजन्स हैं, ये उत्तर प्रदेश से जिनकी बाउंड्री लग रही है, ये रीजन्स भी कंपैरेटिवली डेवलप्ड हैं एज कंपेयर टू ऑल ऑफ द बिहार। तो ये रीजन मतलब गंडक नदी की वजह से डेवलप्ड है। और उसके नीचे आप देखोगे यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट नदी आ रही है जो कि है सोन नदी, और ये सोन नदी भी आकर के गंगा में मिल रही है। तो सोन का जो अपर रीजन है, यानी कि बक्सर, रोहतास, भोजपुर, भभुआ, ये भी एक डेवलप्ड रीजन है। और जब आप इस पूरे चंद्राकार को देखोगे, इस पूरे चंद्राकार को इस तरीके से देखोगे तो ये पूरा भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है। भोजपुरी स्पीकिंग एरिया में मतलब गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, ये
कंपैरेटिवली भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है और डेवलप्ड एरिया है। तो यहाँ का जो इश्यूज़ हैं वो डेवलप्ड इश्यूज़ हैं, तो डिफरेंट इश्यूज़ हैं। और इसमें आप ना पटना रीजन को भी पूरा ले लो, तो अगर आप रीजन वाइज इस पूरे एरिया को देखोगे तो इस पूरे एरिया में 3 रीजनों को मैंने जोड़ा है। एक ये तिरहुट का रीजन है, ये जो वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, सीतामढ़ी है, ये तिरहुट का रीजन है। और उसके बाद ये पूरा आपका सारण का रीजन है, सारण, सिवान, गोपालगंज। और उसके बाद नीचे जो रेड जोन दिख रहा है आपको पूरा, ये पटना है, ये भोजपुर है, बक्सर है, ये रोहतास है। तो ये पूरा, तो इस तरीके से अगर आप इसको पूरा काटोगे चंद्राकार में तो ये कुछ इस तरीके का रीजन होगा। और ये जो रीजन है ये पूरा भोजपुरी स्पीकिंग रीजन है, यहाँ पर भोजपुरी लैंग्वेज बोली जाती है। अब इस रीजन की आप इश्यूज़ को समझिए। इस रीजन में जो ये पटना बेल्ट है जो पूरी रेड से रंगी हुई है, इस पटना बेल्ट में एक टाइम पर नक्सलिज्म अपने चरम पर था। अब आप बताइए, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि साहब नक्सलिज्म कैसे यहाँ पर चरम पर हो गया, जब इस रीजन के अंदर में काफ़ी, आप ही बता रहे हो कि इन नदियों की वजह से काफ़ी डेवलप्ड रीजन्स हैं ये, और रोहतास वाला एरिया तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। मतलब आप उसको कह सकते हो कि जो फूड बाउल है वो पूरे पटना का, पूरे बिहार का ये फूड बाउल है पूरा एरिया। तो फिर वहाँ पर नक्सलिज्म कैसे आ गया? तो नक्सलिज्म पूरे बिहार में 2 एरियो में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। एक नक्सलिज्म इस पटना बेल्ट में जो कि रेड से रंगी हुई है, बक्सर, रोहतास, भोजपुर वाला रीजन है। और दूसरा नक्सलिज्म जो है वो आपको औरंगाबाद, गया, नवादा, यहाँ पर ऊपर जहानाबाद का नाम आपने शायद सुना भी होगा, कई सारी मूवीज़ में इसमें कवर भी किया है। जहानाबाद में और आरा में जो नक्सलिज्म है वो बहुत ज़्यादा रेडिकल अपने फॉर्म में था, और कई सारे उसमें मसैकर हुए, और उन मसैकर्स में कई लोगों की जान गई। अगर आप मिलाओ 80 से 90 तक का वो जो टाइम है उसमें 100 से भी ज़्यादा मसैकर्स हुए इस पूरे एरिया में। तो यहाँ पर भी नक्सलिज्म था। तो यहाँ के भी इश्यूज़ में आप नक्सलिज्म को प्रमुखता से लिख सकते हो। तो इन दोनों का नक्सलिज्म था इन दोनों एरियो में, लेकिन दोनों नक्सलिज्म अलग थे। अब कैसे अलग थे, अब आप समझिएगा कि जो पटना बेल्ट थी, गंगा नदी और उसके साथ साथ सोन नदी की वजह से इस बेल्ट में काफ़ी अच्छा किसान जो है वो काफ़ी खेती करते थे और अच्छी उपज होती थी। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो नक्सलिज्म आया वो क्यों आया, बिकॉज यहाँ पर लोगों के पास जो ज़मीन थी, जो ज़मींदार थे, उनकी लड़ाई खेतिहर मजदूर से थी। खेतिहर मजदूर क्या होते हैं, जैसे सपोज मान लो आपके पास खेत है, लेकिन आप बहुत बड़े खेतिहर हो और कई सारे खेत हैं आपके पास, एकड़ों खेत हैं, लेकिन मेरे पास कोई खेत नहीं है, 0 खेत है। तो मुझे क्या इशू है, मैं आपके यहाँ पर आकर के नौकरी करता हूँ, एक तरीके से आपके सारे धान को उपजाता हूँ, काटता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, आपका सिर्फ खेत है, तो उस पर खेती मैं कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर एक तरीके से नौकरी कर रहा हूँ, खेतिहर मजदूर हो। तो उसका आप या तो मुझे पैसा देते हो, या तो आप मुझे धान दे देते हो, या कुछ गेहूँ दे देते हो, किसी तरीके के कुछ दे देते हो उसके एवज में। तो यहाँ पर खेतिहर मजदूर और खेती वाले जो किसान थे बड़े बड़े, जिनके पास एकड़ों ज़मीनें थीं, उनके बीच का स्ट्रगल था, वो देखने को मिला, जिसकी वजह से नक्सलिज्म वहाँ पर जन्म लेता है। और ख़ासतौर से भोजपुर का जो एरिया है, यहाँ से वो पूरा लैंड डिस्पैरिटी और बड़े बड़े किसान नेता निकल करके आए, और उन्होंने फिर बाद में नक्सलिज्म को भी एक तरीके से सपोर्ट किया, जो बड़े बड़े किसान नेता इस एरिया से आए थे। तो यहाँ पर नक्सलिज्म उस तरीके का था। लेकिन जो नीचे वाला रीजन है, ये औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये सूखा रीजन था। जैसे मैं अगर आपको मैप से दिखाऊं तो अब सोन नदी आप देखिए, सोन नदी ऊपर की तरफ ये जाकर के यहाँ पर पटना में यहाँ पर मिल जा रही है गंगा नदी में। लेकिन जो सोन नदी के इधर वाला रीजन है, मतलब ये औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, ये बहुत सूखा रीजन है। और इसमें सूखे की वजह से यहाँ पर फर्टाइल लैंड नहीं है। फर्टाइल लैंड नहीं होने के कारण क्या है कि यहाँ पर ज़मीनें तो बहुत हैं, लेकिन वो किसी काम की ज़मीन नहीं है, और डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है लैंड की। जिसके पास ज़मीन नहीं है उसके पास तो खाने के लिए, मतलब जीने के लिए कोई साधन ही नहीं है। वहाँ पर तो कम से कम ये था इस बक्सर वाले, भोजपुर वाले रीजन में, कि खेतिहर मजदूर लोग बन जाते थे तो अपनी जीविका चल जाती थी उनकी। लेकिन इस रीजन में खेतिहर मजदूर बनने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास कुछ भी अपॉर्चुनिटी, ना ज़मीन है ना कुछ है। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, उनसे जो है वो क्लैशेस शुरू हुए ज़मीन के लिए, उन लोगों के। तो हालांकि उस ज़मीन का कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पर काफ़ी रेडिकल टाइप ऑफ नक्सलिज्म था, मतलब नक्सलिज्म भी अपने चरम पर था। तो इस एरिया का जो नक्सलिज्म था वो अलग था। इस एरिया में जो नक्सलिज्म आया वो लैंड, खेतिहर मजदूर और एग्रीकल्चर, वो फार्मर टाइप का नक्सलिज्म था, और इसमें लैंड का नक्सलिज्म था। तो ये अलग अलग दोनों चीज़ें थी। तो इस एरिया का मैंने आपको इश्यूज़ बता दिए, दोनों नक्सलिज्म के इश्यूज़ थे। बाकी जो रीजन है
ऊपर का चंपारण का ये जो भोजपुरी स्पीकिंग जो एरिया है, बाकी गोपालगंज, सिवान, सारण, ईस्ट चंपारण, ये सब जो है ये लार्जली डेवलप्ड रीजन है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जेडीयू का और बीजेपी का जितना भी गढ़ है, जो गढ़ माना जाता है, वो इसी रीजन को माना जाता है। मतलब सारण, सिवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ये पूरा रीजन आप देखोगे ना, तो बीजेपी वाला जो अलायंस है, एनडीए अलायंस, उसने पूरी तरीके से क्लीन स्वीप किया है। अगर आप देखो इस रीजन में, तो यहाँ पर देखिए जेडीयू, बीजेपी, जेडीयू, रामविलास पासवान जी की पार्टी, तो इसमें आपको पूरा बीजेपी, जेडीयू और रामविलास पासवान जी की पार्टी का दबदबा दिखेगा इस पूरे रीजन में। उसके बाद नीचे वाला जो रीजन, जो मैंने आपको बताया कि जो नक्सलिज्म से ग्रसित रीजन थे, जो रेड बेल्ट दिख रहा है और ये वाला बेल्ट दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आरजेडी, सीपीआई, एमएल, सीपीआई, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों का। तो ये वाला जो पूरा एरिया था, जो जहानाबाद की सीट है, औरंगाबाद की सीट है, जो नक्सलिज्म से एक टाइम पर ग्रसित रही, तो वहाँ पर लोगों का ओरिएंटेशन, अब तो नक्सलिज्म ऑलमोस्ट इन एरियाओं से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो वहाँ पर अब जो है लोगों का जो ओरिएंटेशन है वो भी थोड़ा सोशलिस्ट की तरफ बढ़ चुका है। तो उसी तरीके के कैंडिडेट्स को लोग वोट देते हैं, उन्हीं तरीके के मुद्दों पर लोग वोट देते हैं। तो डिवीज़न कास्ट का बहुत ज़्यादा है उसी वजह से। जैसे आप देखोगे कि बिहार के अंदर में कास्ट के डिवीज़न की वजह से एक प्रॉब्लम क्या हुई कि कोई सेंट्रल लेवल का नेता नहीं बन पाया, सब अपने अपने जाति के नेता बन करके रह गए। तो जातिगत नेता तो बड़े बड़े बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन सेंट्रल लेवल के नेता 2-3 से ज़्यादा नहीं जानोगे आप एक जयप्रकाश नारायण का नाम जानते होगे, नीतीश कुमार का आप नाम जानते हो, और लालू प्रसाद यादव का। वो भी हम लोग इस जनरेशन के हैं इसलिए लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार का नाम जानते हैं। अगर हम इस जनरेशन के बाद के होते तो शायद हम इनका नाम भी नहीं जान रहे होते। तो सेंट्रल लेवल के नेता कम आए, उसकी सबसे बड़ी कारण ये था कि कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हावी है। अब आते हैं दूसरे रीजनों पर। अब दूसरे रीजन में अगर हम देखें तो दूसरा ये मुंगेर का एरिया आ जाता है, और मुंगेर के एरिया में खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, ये जो पूरा रीजन है ये मुंगेर का रीजन आ जाता है। मुंगेर पहले एक ही बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट जिला हुआ करता था अंग्रेजों के समय पर, बाद में इसका डिवीजन कर दिया गया। और उसके बाद उसके ऊपर आप आइए तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये येलो से रंगे हुए रीजन जो आपको दिख रहे हैं, ये मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर हैं। ये रीजन थोड़ा सा इस रीजन से कम डेवलप्ड है, लेकिन बाकी उधर के बिहार से ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो आप समझिए एकदम असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा डेवलपमेंट चल रहा है। यहाँ पर खूब डेवलपमेंट है, इस एरिया में थोड़ा कम डेवलपमेंट है, इस एरिया में एकदम बेकार, एकदम बुरी हालत है उस एरिया में, और इधर तो चले जाइए तो आप ख़त्म ही हो जाइए एकदम। तो यहाँ मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में इश्यूज़ क्या है कि इस पूरे रीजन में, क्योंकि यहाँ पर दरभंगा जो है ना, ये एक रॉयल फैमिली मतलब स्टेट हुआ करता था। दरभंगा महाराज का नाम आपने सुना होगा। तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स लगाया गया था अंग्रेजों के टाइम पर। यहाँ पर कोर्ट ऑफ वार्ड से क्या हुआ कि जो महाराज के लड़के थे, मतलब कोर्ट ऑफ वार्ड बेसिकली उस तरीके की एक स्कीम थी जिसमें राजा के जो लड़के थे वो बाहर जाकर के ब्रिटिश में पढ़ सकते थे। तो दरभंगा महाराज के 2 लड़के थे, एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक का नाम कामेश्वर सिंह महाराज था। वो लोग ब्रिटिश पढ़ करके आए थे। तो उन्होंने जब वो आए वापस अपने देश में, तो दरभंगा के एरिया में आसपास में मधुबनी, समस्तीपुर का जो पूरा एरिया है, कहा जाता है कि उन्होंने एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। चाहे वो दरभंगा का कॉलेज हुआ हो या वो सब हो, उसमें उन्होंने अपनी ज़मीनें दे दी, अपनी बिल्डिंग्स दे दी, दान कर दिया, और उस तरीके से एजुकेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया। तो कंपैरेटिवली ये एरिया थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा यहाँ पर जो जातिगत जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कम है, तो इस वजह से ये एरिया थोड़ा सा डेवलप्ड है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, इस वाले रीजन में, ये पूरा कोसी का जो रीजन है, इसको कोसांचल कहते हैं, इस रीजन में जैसे ही आप बढ़ेंगे, यहाँ पर ज़बरदस्त गरीबी है। और ज़बरदस्त गरीबी का कारण क्या है? फ्लड्स। अब मैं आपको फ्लड की कहानी थोड़ा सा समझाता हूँ। फ्लड में भी बड़ा डिफरेंस है बिहार में। सोचिए, मतलब इतना डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है बिहार में, कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंग्वेज की असमानता, उसके बाद फ्लड का भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नेचर ने भी अपना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर कर रखा है। 2 तरीके के फ्लड आते हैं बिहार के अंदर में। अब उन 2 तरीके के फ्लड्स को अगर आपको समझना है तो आप थोड़ा सा इस मैप पर आइए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि गंडक नदी है, और गंडक नदी की वजह से इस रीजन में जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज का, थोड़ा बहुत आप पूर्वी चंपारण भी ले सकते हो, तो इस रीजन में फ्लड आता है जो हाईलाइटेड एरिया है। और इस रीजन में फ्लड आने का सबसे बड़ा कारण यहाँ की गंडक नदी है। अब दूसरा जो रीजन जहाँ पर बाढ़ आती है बिहार के अंदर में, मतलब फ्लड्स आते हैं, वो सुपौल, कोसी,
सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, दरभंगा, ये वाला रीजन आप ले लीजिए। खास तौर से मैं इसमें सुपौल, कोसी और मधेपुरा को काउंट कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ के मैं आपको इश्यूज बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फ्लड्स आते हैं वो बेसिकली किस रिवर की वजह से आते हैं, वो बेसिकली ये आपको यहाँ पर कोसी रिवर दिखाई दे रही है और इसी कोसी रिवर की वजह से यहाँ पर फ्लड्स आते हैं। यही कोसी रिवर आगे जाकर के घुघरी के पास जाकर के गंगा में मिल जा रही है। तो ये कोसी रिवर, गंडक रिवर, सोन रिवर, ये सब बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं, इनको आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। तो ये जो कोसी रिवर का जो फ्लड आता है ना, एक्चुअली में क्या होता है कि कोसी रिवर और गंडक रिवर के फ्लड्स में डिफरेंस है। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है और सही भी है कि कोसी रिवर के जो फ्लड आते हैं उसकी वजह से बालू आ जाती है खेतों में, जिसके बाद वहाँ की लैंड बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं बचते और पूरी पूरी फसलें बेकार हो जाती, खराब हो जाती है। उसके बाद भी फसल आप नहीं उगा सकते, उसको समय लगता है ठीक होने में। तो सुपौल, कोसी, मधेपुरा का जो रीजन है बंजर एरिया है और फसल उतनी नहीं होती है, गरीबी ज़बरदस्त है वहाँ पर। और क्योंकि फ्लड बहुत रेगुलरली आती है, बिहार की फ्लड्स का तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि बहुत रेगुलरली फ्लड आती है तो इस वजह से इस रीजन का डेवलपमेंट बहुत बेकार है। इवन लोगों के पास अपने पक्के मकान भी नहीं है, लोगों ने अपने कच्चे कच्चे मकान बना रखे हैं और जब भी फ्लड आता है तो वो भाग करके इस रीजन में घुस जाते हैं, दरभंगा, मधुबनी और जो ये बेगूसराय का रीजन है इसमें घुस जाते हैं और फिर जब फ्लड्स चले जाते हैं तो फिर वहाँ जाकर शिफ्ट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो गंडक रिवर का जो फ्लड है वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता बिकॉज वो अपने साथ बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी लेकर के आता है जिसमें खेती अच्छी हो पाती है। तो यहाँ गंडक नदी का फ्लड और कोसी नदी का फ्लड भी अलग अलग है, जिसकी वजह से सुपौल, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, ये जो पूरा रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। तो इस रीजन की प्रॉब्लम क्या है? फ्लड है इस रीजन की प्रॉब्लम। अब आते हैं अपने आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, जो अररिया, किशनगंज आप देख रहे हो, पूर्णिया देख रहे हो, कटिहार देख रहे हो। इस रीजन में ज़बरदस्त स्मगलिंग है। क्यों स्मगलिंग है इस पूरे रीजन में? फॉर ऑब्वियस रीजंस, आप समझ ही गए होंगे। बांग्लादेश आपको यहाँ पर दिख रहा है, बांग्लादेश का बॉर्डर, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की वजह से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये जो रीजन्स हैं इसमें स्मगलिंग अपने चरम पर है और स्मगलिंग की ज़बरदस्त प्रॉब्लम है इस पूरे रीजन के अंदर में। हथियार की स्मगलिंग हो गई, पैसों की स्मगलिंग हो गई, तमाम चीज़ की स्मगलिंग हो गई और इसीलिए इस पूरे रीजन में क्राइम जो है वो भी सबसे ज़्यादा है पूरे बिहार के अंदर में। अगर मैं क्राइम की बात करूँ स्पेसिफिकली तो वो इस रीजन में है क्राइम। और उसके बाद मुंगेर वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इस रीजन में क्राइम है। तो इसका इशू हो गया स्मगलिंग का। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मुंगेर वाला रीजन। ये मुंगेर वाला रीजन है, यहाँ पर ये पूरा रीजन जो है वो क्राइम से ग्रसित है। और क्राइम से ग्रसित होने का कारण क्या है कि मुंगेर में अंग्रेजों ने एक हथियारों की फैक्ट्री बना दी थी, उसमें ट्रेंड कारीगर काम करते थे और वो कारीगर जब बाहर निकले तो वो अपनी लोकल गन्स बनाने लग गए और फिर वो लेवल ऑफ वो मतलब ट्रेनिंग का एक दौर शुरू हो गया है। एक जनरेशन अपने अगले जनरेशन को ट्रेनिंग देता था बंदूकें बनाने की, फिर उसके बाद अगले जनरेशन को। अब कहा जाता है कि वहाँ पर अब बंदूकें तो नहीं बनती हैं लेकिन वहाँ पर असेंबलिंग होती है बंगाल से, जो पूरी गन्स आती हैं कलकत्ता वगैरह से, क्योंकि बंगाल इधर ही है तो उधर से जो गन्स आती हैं वहाँ पर उसकी असेंबलिंग होती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये रीजन में जो जितना भी क्राइम है वो इसी गन्स की खरीद फरोख्त की वजह से इस पूरे रीजन में, यानी कि मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, आपने कई सारे बाहुबलियों का भी नाम सुना होगा, मैं एक आध दो का नाम लूँ अगर तो अनंत सिंह का आपने नाम सुना होगा, वो इसी मुंगेर से आते हैं। तो इस रीजन में क्राइम जो है बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको पूरा समाप्त करो तो अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पूरा इशूज़ क्या है, यहाँ के लैंड डिस्पैरिटी के इशूज़ हैं, कास्ट के इशूज़ हैं और क्राइम के इशूज़ है। ये कास्ट के इशूज़ क्यों शुरू हुए? लैंड डिस्पैरिटी की वजह से एक्चुअल में। तो आप देखोगे कि वहाँ पर कुशवाहा समाज का एक अपना नेता है, यादव समाज का एक अपना नेता, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में ये सारे इशूज़ हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे आपने वोट में देखा होगा कि राम मंदिर के ऊपर वोट है या अग्निवीर स्कीम के ऊपर वोट है, फार्म लॉस के ऊपर वोट है, स्कीम वाइज वोट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है बिहार में। बिहार में वोट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कास्ट के बेसिस पर है, क्राइम के बेसिस पर है। जैसे कोई बाहुबली टाइप का नेता है, उसकी बाहुबली छवि है तो लोगों ने ज़बरदस्त वोट दिए हुए हैं। और इसीलिए आप देखिए कि पप्पू यादव की एक बहुत बाहुबली छवि है, वो इंडिपेंडेंट पूर्णिया से लड़े थे चुनाव और वो जीत गए इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके की बाहुबली छवि वाले जो नेता हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है बिहार की पॉलिटिक्स को। अब जैसे आपको मैं मधेपुरा वाला पूरा जो रीजन दिखा रहा था, ये वाला जो पूरा रीजन दिखा रहा था, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, ये अब ये जो रीजन है यहाँ पर भी अपनी एक टाइम पर यादव वर्सेस राजपूत लॉबी जो थी वो खूनी संघर्ष उनके बीच में हुए, जिसमें दो बड़े नेता आते हैं जिनका नाम है, एक का नाम मैंने ले लिया पप्पू यादव, दूसरे जो बड़े नेता आते हैं वो आनंद मोहन, जो कि जी कृष्णरैया एक डीएम थे बिहार के अंदर में, मुजफ्फरपुर के पास में ही उनका मर्डर हो गया था।
और उसमें आनंद मोहन दोषी पाए गए थे और जेल भी हुई थी उनको, लेकिन वो दोष शायद साबित नहीं हो पाया, या नहीं, सज़ा उनको हो गई थी लेकिन वो अभी जेल से बाहर हैं। तो इस तरीके की जो आपको पॉलिटिक्स दिखती है कि अपने अपने समाज के नेता वहाँ पर कई सारे हैं, लेकिन सम अप करें इस पूरे इश्यूज़ को तो सेंटर लेवल का कोई नेता वहाँ पर नहीं हो पाया बिहार में आज तक। और इसी वजह से सबसे बड़े बिहार की प्रॉब्लम यह है कि इन सारे इश्यूज़ को किसी सेंट्रल लेवल की सरकार ने कभी एड्रेस ही नहीं किया। चाहे आप बीजेपी की बात करें, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, किसी भी पार्टी ने इन तरीके के इश्यूज़ को, ये फ्लड का इशू, क्राइम का इशू, डेवलपमेंट ना होने का इशू, इंडस्ट्रीज़ ना आने का, लैंड डिस्पैरिटी की वजह से इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर नहीं आ पाई, तो इस सारे जो इशूज़ हैं वो कभी एड्रेस नहीं हो पाए किसी भी सेंट्रल पार्टी द्वारा। इसीलिए कोई सेंट्रल पार्टी का उदय नहीं हो पाया, सब अपने अपने जात के नेता जैसे बन करके उदय हुए। और इसीलिए आप देखते हो जातिगत पार्टियां कई सारी हैं। जैसे आरजेडी को कहते हैं कि ये कुछ स्पेसिफिक समाजों की पार्टी है, जैसे यादवों की पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है। उसी तरीके से जेडीयू को कहते हैं कि ये बैकवर्ड्स की पार्टी है, बैकवर्ड्स क्लासेस, बैकवर्ड कास्ट में जो कास्टें आती हैं उनकी पार्टी है। इस तरीके से बीजेपी को मानते हैं कि स्वर्णों की पार्टी है। तो इस तरीके से सीपीआई को मानते हैं कि ये सोशलिस्ट रिबेल टाइप के जो लोग हैं उनकी पार्टी है, इसलिए वहाँ से, इसीलिए उस वाले एरिया से, जो कम्युनिज्म वाले जो एरिया हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नक्सलिज्म एक टाइम पर रहा था, वहाँ से सीपीआई का जो गढ़ है पूरा माना जाता है वो है। तो इसीलिए आप देखो कि इतना डिवीजन की वजह से बिहार में एक्चुअल इश्यूज़ हैं। अब आप लैंग्वेज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखो, वैसे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो मैंने आपको इधर का रीजन दिखाया था, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, ये पूरा मैथिली स्पीकिंग रीजन है। उसके बाद मधुबनी से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये जो रीजन दिखाया था मैंने आपको, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, यहाँ पर बज्जिका बोली जाती है। बज्जिका अपने एक भाषा है जो इस रीजन में बोली जाती है। उसके बाद मैंने आपको भोजपुरी बेल्ट दिखाई थी पूरी, ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, ये पूरे भोजपुरी स्पीकिंग एरिया। तो बिहार में भोजपुरी सिर्फ इतने जगहों पर बोली जाती है, बाकी जगहों पर बज्जिका, मैथिली। उसके बाद नीचे का जो एरिया था जहाँ पर नक्सलिज्म एक टाइम पर काफ़ी था, ये पूरा रीजन मगध में आता है। ये पूरा आप ले लीजिए, इसमें मुंगेर के बाद से लखीसराय, जमुई, ये पूरा जो रीजन है यहाँ पर ये सब मगही बोली जाती है यहाँ पर। और उसके बाद अंगिका बोली जाती है भागलपुर, बांका, मुंगेर वाले रीजन में। तो ये अंगिका रेड वाला रीजन और ये पूरा मगही। तो लैंग्वेज का भी आप तो देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन जो पूरे बिहार में है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारे इश्यूज़ थे बिहार के। अगर आप इसको समअप करें तो आपको 3-4 इश्यूज़ मिलेंगे वहाँ पर। एक लैंड डिस्पैरिटी का इशू है, और दूसरा वहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स बहुत हावी है, और तीसरा क्राइम बहुत ज़्यादा हावी है। इन तीनों इश्यूज़ के ऊपर किसी ना किसी सरकार को काम करना होगा, तभी जा करके बिहार का डेवलपमेंट हो पाएगा। और इसीलिए क्योंकि इन इश्यूज़ की वजह से कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, कास्ट के नेता निकल करके आते हैं, इसीलिए वहाँ पर आपको छोटी छोटी पार्टियाँ, छोटे छोटे नेता, कोई सेंट्रल लेवल तक का नेता आपको नहीं मिलता है। और इसी वजह से बिहार की जो बातें हैं वो शायद दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती हैं, या अगर पहुंचती भी हैं, जो सेंट्रल नेता होते भी हैं वो सिर्फ अपनी कास्ट की बात कर रहे होते हैं। इसीलिए बिहार का ओवरऑल डेवलपमेंट कभी नहीं हो पाया। फ्लड एक बहुत बड़ा कारण है, मैं फ्लड को अलग से यहाँ पर लिखना चाहूँगा। फ्लड बिहार का सबसे बड़ा कारण है, उसके ऊपर तो सरकार को ज़रूर से कुछ ना कुछ उसका देखना चाहिए। तो आई होप आपको ये बिहार की पूरी वीडियो, पॉलिटिकल एनालिसिस समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम ने ना यूपीएससी सीएससी 2023 में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, और इसीलिए आप समझ सकते हो कि ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लर्नर थे। तो आप समझ सकते हो कि अनअकैडमी आपको किस तरीके की क्वालिटी प्रोवाइड करती है। तो अनअकैडमी टीम ने इस बार जो ये उसकी सक्सेस है उसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस में। जिस कोर्स में आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक रुपए लग जाते हैं, उसमें हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया, और वो 15 मंथ्स का हमारा यूपीएससी सीएससी का कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको 24,999 में अवेल हो सकता है। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करना है। जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज करना है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ चुका होगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशंस हैं बिहार में, इश्यूज क्या हैं मेजर तौर पर, वो समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।